चलिए शांत शांत, बिल्कुल शांत। ये नीचा कैसे हो गया? चलिए बैठ जाइए। पहला चैप्टर का सारा प्रश्न याद कर लिए हैं? जिनको भी याद नहीं हुआ है वो पीछे जा रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है याद करना। पहला चैप्टर खत्म हो गया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे प्रश्नों को याद कीजिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है नौकरी लेने के लिए वो है रेगुलेटी। आपको रेगुलर बने रहना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। और दूसरी रणनीति ये रहनी चाहिए कि जो भी चैप्टर समाप्त हुआ है उसके पीछे जितने भी प्रश्न हैं उसको आप याद नहीं करिए, बल्कि इस तरह याद करिए कि उसका उत्तर आपके होंठ पर आ जाए। ये दो रणनीति पर काम करिए, आपकी नौकरी फिक्स है। ये दो रणनीति पर काम नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है। टैलेंटेड कई लोगों को नौकरी नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे लड़के को देखे, बहुत टैलेंट है उसमें, एक एक टॉपिक पर वो घंटों बोल सकते, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं हुई अब तक। कारण क्या है? कारण यही है कि वो रेगुलर नहीं पा रहे। 10 दिन पढ़ा, 11वां दिन गांव में, फिर गांव में 4 दिन घूम के आएगा, फिर अब जैसे ही लीक टूट जाता है पढ़ाई से मन उछल जाता है। आप लगातार पढ़ रहे, कम ही पढ़ रहे हैं, उसका जोश जुनून अलग होता है। आपको लग रहा है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, चाहे आप कम ही क्यों न कर रहे हैं। और 10 दिन पूरा मूड से पढ़ लिए, 11वां दिन चले गए कहीं और चले गए, फिर आए 2 दिन मजा से आए, पढ़ना ही तो है और क्या है, पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सरकारी नौकरी बड़ी कष्ट से मिल रहा है लोगों को, और जो भी लिया है वो रट कर लिया है। चाहे वो नौकरी हो जाने के बाद दिस दैट काहन बोल रहा है बारे में, वो अलग बात होता है। नौकरी हो जाता है तो आएगा कहेगा, सुनाएगा दुखड़ा जो है, मेरे पापा गरीब थे, हम इस तरह पढ़ते थे, इस तरह पैसा आता था, तो वो अलग बात है। समस्या हर किसी के साथ है। बिहार है तो सब गरीबी ही, अमीर कोई नहीं है। वैसे भी सरकार अमीरी की कोई परिभाषा तय नहीं की है कि उस परिभाषा पर खरे उतर कर कोई अमीर हो जाए। निश्चित ही गरीबी की एक परिभाषा है जिसको गरीबी रेखा कहते हैं, लेकिन अमीरी की तो कोई परिभाषा है नहीं। तो अमीर तो कोई है नहीं, कोई परिभाषा रहेगा तब तो आप उस पर खरा उतर कर अमीर हो जाइएगा, लेकिन वैसी कोई परिभाषा है नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसीलिए समस्या आपके पास कुछ क्यों ना हो, उन समस्या पर आपको ही विजय प्राप्त करना है, उस समस्या को आपको ही झेलना है। सारे समस्या को झेल कर आप 2 चीजों पर काम करिए। सबसे पहले एक रेगुलर बने रहिए, और दूसरा रणनीति ये अपनाइए कि अगर कोचिंग में जो सब्जेक्ट पढ़ लिया आप, जो चैप्टर पढ़ लिया आप, उसके पीछे के सारे क्वेश्चन याद करिए। अब पहला चैप्टर हो गया है और काफी बेहतरीन तरीके से। हमारा एक समस्या यह है कि हमारा सिलेबस थोड़ा लेट से समाप्त होता है, लेकिन कंप्लीटली समाप्त होता है। कोई भी कोना ये नहीं कि छूट गया है, हर कोने में जाकर आपको बताते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि बता दिया, आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ प्रश्नों को याद करिए। सिर्फ
एक समस्या आती है कि सर थ्योरी करे कि क्वेश्चन करे, क्या करें। तो सवाल है कि आप पहले क्वेश्चन न करिए, थ्योरी का ऐसा कौन सा कोना है जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके नोट में नया है। पहला चैप्टर में कितना प्रश्न, 94 प्रश्न है। वो 94 प्रश्न कहाँ है, थ्योरी से है। पूरा थ्योरी याद किए बिना 94 प्रश्न आप समझ ही नहीं सकते। तो आपको थ्योरी नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है जो आसान होगा आपके लिए। अब दूसरा चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, जब तक थ्योरी इसका समाप्त नहीं होता है आप 94 क्वेश्चन को रोज प्रैक्टिस करिए, ताकि दूसरा चैप्टर का जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप पहला चैप्टर इतनी बार पढ़ लिए होंगे कि उसका उत्तर आपके होंठ पर आ गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं दूसरे चैप्टर की। और दूसरा चैप्टर है परमाणु और अणु, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब क्या हल्ला मत करिएगा, कुछ भी गड़बड़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। ब्लूटूथ का है कनेक्ट करे, देख रहे हैं ब्लूटूथ सब ऑफ कर लीजिए, ठीक है। एक बार ऐसे ब्लूटूथ ऑफ कर लिया है, अब वहां से मैसेज मार रहा है, पूरा फ्लैश हो रहा है मैसेज, बिट्टू जा सर नहीं रहे। और तो वो क्या बहुत जो है शोक संवेदना प्रकट करने लगा। हम क्लास ले रहे हैं लाइव, यही घटना हुआ था ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु एवं परमाणु, इसी के बारे में समझ विकसित करनी है। क्या है परमाणु, क्या है अणु। वास्तव में आप जितने भी निर्जीव पदार्थ को देख रहे हैं, कोई भी निर्जीव पदार्थ को देख रहे हैं, आप अपने बेंच डेस्क को ही देख लीजिए, एक निर्जीव पदार्थ है। तो कोई भी जो निर्जीव पदार्थ आप देख रहे हैं वास्तव में वे परमाणु या फिर अणुओं का ढेर है। ये बोर्ड ही जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड जो है परमाणुओं का ढेर है। परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल होते हैं, पहला चैप्टर में हम क्लियर किए थे। वही अंतराण्विक बल के द्वारा ढेर सारे परमाणु जुड़ जाते हैं तो एक निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है। जिस तरह सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उस तरह ढेर सारे परमाणु मिलकर एक निर्जीव वस्तुओं का निर्माण करते। जो भी आप निर्जीव वस्तु देख रहे हैं वास्तव में वह परमाणु का ढेर है, उस पदार्थ के परमाणु का ढेर है। तो परमाणु क्या है, एटॉम क्या है। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण। और अणु क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये भी पदार्थ के क्या है, सूक्ष्मतम कण ही है। अणु भी सूक्ष्मतम कण है और परमाणु भी सूक्ष्मतम कण है। अब आप कहिएगा ये दोनों ही सूक्ष्मतम कण है तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर यह है कि परमाणु, एटॉम पदार्थ के ऐसे सूक्ष्मतम कण है। आने दीजिएगा, थोड़ा आने दीजिए उनको, थोड़ा खड़ा हो जाएगा।
परमाणु पदार्थ के ऐसे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु पदार्थ के ऐसे सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि अणु ऐसे पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो क्लियर है, थोड़ा बहुत आपका समझ विकसित हुआ कि नहीं हुआ? अब रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं ना, जब वैसे रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको होगी कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये एक क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है और अणु भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण ही है, लेकिन एक अंतर है कि परमाणुओं का संबंध तत्व से है जबकि अणुओं का संबंध यौगिक से है, मुख्य रूप से। लेकिन अगर हम तत्व यौगिक को ध्यान में न ले तो परमाणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है? तो एक तरफ कार्बन का परमाणु भाग लिया है और दूसरा तरफ ऑक्सीजन का परमाणु भाग लिया है। कार्बन ऑक्सीजन का परमाणु भाग लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, वास्तव में उन पदार्थ के परमाणु भाग लेते हैं। तो परमाणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक, परमाणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जबकि अणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब थोड़ा सा और समझने का कोशिश कीजिए कि अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, अणु, इसका निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। यानी परमाणु ही मिलकर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। यानी दोनों ही सूक्ष्मतम कण है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अणु है। लेकिन अणु से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? परमाणु है। अणु से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? परमाणु है। और परमाणु से ही मिलकर कौन बनते हैं? अणु बनते हैं। परमाणु ही आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु ही आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अब परमाणु अणु का निर्माण कब करते हैं? तो जब जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जब जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, तब जाकर किसका निर्माण होता है? अणु का। परमाणु अणु का निर्माण करते हैं कब? जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अणु का निर्माण कैसे करते हैं? तो जब परमाणुओं के बीच बनता है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड जब बनता है परमाणुओं के बीच, तब जाकर क्या बन जाता है? अणु बन जाता है।
तो परमाणु ही अणु को निर्मित करते हैं। कब? जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर परमाणु अणु को कैसे निर्मित करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बना लेते हैं। रासायनिक बंधन एक प्रकार के बल है, जिस बल के द्वारा परमाणु आपस में जुट करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन के परमाणु कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें भाग लेगा तो पदार्थ का परमाणु ही भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु ही भाग लेते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन का परमाणु निकला, ऑक्सीजन का परमाणु निकला और आपस में क्या बना लिया? रासायनिक बंधन बनाकर किसका निर्माण कर लिए? ये जो CO2 देख रहे हैं ये क्या है? अणु है। और ये अणु में 3 परमाणु है, एक कार्बन का 2, तो ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1 परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपस में रासायनिक बंधन बनाकर क्या बना लिए? अणु बना लिए। ये अणु है, ये भी अणु है। O2 जो है ये भी अणु है। 2 परमाणु आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा जुटे हुए, ये भी अणु है। अब आप कहिएगा कि हम तो सुने हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये अणु क्या कर रहा है यहां पर? तो अणु क्या कर रहा है दोस्तों कि अणु भी जो आप देख रहे हैं ना, पहले ये रासायनिक अभिक्रिया में टूटेगा, किसमें? परमाणु में टूट जाएगा, तब ही रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगा। तो आप जो अणु देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में है, ये है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया से पहले टूट जाएगा, किसमें? तब जाकर रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगा, तब जाकर CO2 बनेगा। ये CO2 जो देख रहे हैं ये क्या है? अणु है। अणु को रासायनिक सूत्र के माध्यम से ही दिखाया जाता है, परमाणु को रासायनिक संकेत के माध्यम से ही दिखाया जाता है। क्लियर है? बात समझ गए? अणु और परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण ही परमाणु है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण ही अणु है। लेकिन परमाणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग। अब अणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है, अणु पदार्थ के वो सूक्ष्मतम कण है जो परमाणुओं के द्वारा बनते हैं। जो किसके द्वारा बनते हैं? परमाणु अणु का निर्माण तब करते हैं जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में। क्या बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अणुओं का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो परमाणु जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तो परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाकर जुट जाते हैं, जिससे निर्माण होता है किसका? अणुओं का। क्लियर हो गया बात? अणु परमाणु में थोड़ी समझ तो आपको विकसित हो गई। अब दोस्तों, केमिस्ट्री के शुरुआती दिनों में जब केमिस्ट्री अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में थे, तो केमिस्ट्री के विकास के प्रारंभिक अवस्था में अणु और परमाणुओं के बारे में वैज्ञानिकों की ज्यादा समझ नहीं थी। जब केमिस्ट्री अपने विकास के प्रारंभिक दौर में था, तब वैज्ञानिकों को अणु और परमाणुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, या यूं कहिए कि वैज्ञानिक अणु और परमाणु के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते थे। केमिस्ट्री के विकास के शुरुआती दौर में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होते हैं, इसके संबंध में कुछ नियम प्रतिपादित हुए। केमिस्ट्री के विकास के शुरुआती दिनों में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होते हैं, इस संबंध में वैज्ञानिकों ने कुछ नियम प्रतिपादित किए और उस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम।
रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉ वे लॉ है जो बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होते, और इन नियमों का प्रतिपादन केमिस्ट्री के विकास के शुरुआती दिनों में ही हुआ था, या तब हुआ था जब वैज्ञानिकों को अणु और परमाणुओं के बारे में समझ नहीं थी। और रासायनिक संयोग नियम जब प्रतिपादित हुए तो वैज्ञानिक इन रासायनिक संयोग के नियमों को सत्यापित करने के लिए ढेर सारे प्रयोग किए, और जब रासायनिक संयोग के नियम को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए, तब जाकर पता चला कि पदार्थ तो सूक्ष्म कण से बने हुए हैं और इसे ही परमाणु अणु कहते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? केमिस्ट्री के शुरुआती विकास के दौर में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होते हैं, इसके संबंध में कुछ नियम प्रतिपादित हुए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, जिन नियमों को आज हम किस नाम से जानते हैं? रासायनिक संयोग के नियम से। ये रासायनिक संयोग के नियम अणु और परमाणु के विकास से पहले ही हुए थे, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के नियम को प्रतिपादित किए वो इनको सत्यापित करने में असफल रहे। तो बाद के वैज्ञानिकों ने इन रासायनिक संयोग के नियम को सत्यापित करने के प्रयास किए, तो जब यह प्रयास हुआ तब जाकर क्लियर हुआ कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, और वही सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? अणु और परमाणु कहलाते हैं। तो केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग का नियम का महत्व इन कारणों से है कि इसी नियम को सत्यापित करने में वैज्ञानिकों को अणु और परमाणु के संबंध में समझ विकसित हुई। इसलिए हम लोग भी अणु और परमाणु को विस्तार में पढ़ने से पहले रासायनिक संयोग के नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम है और उसके क्या मतलब है। और रासायनिक संयोग का पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस नियम का प्रतिपादन वही किए हैं जो केमिस्ट्री के पिता हैं। केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? लेवाइजियर को कहते हैं। केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? लेवाइजियर को कहते हैं। और लेवाइजियर ने ही इस नियमों का प्रतिपादन किया है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन कौन किया है? लेवाइजियर ने किया है। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या अर्थ है इसको समझिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान, देखिए एक तो संरक्षण नियम का एक सीधा अर्थ होता है कि ना उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही विनाश किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही विनाश किया जा सकता। सीधा अर्थ होता है हर संरक्षण नियम का, हर कंजर्वेशन लॉ का एक सीधा मीनिंग होता है, ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को भी अगर सीधे सीधे हमें बोलना है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका विस्तार में अर्थ क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए कि कार्बन ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। हिंदी में उसे अभिकारक कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है इसे कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अगर आपका कार्बन 10 ग्राम है, ऑक्सीजन आपका 20 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा जानते हैं? 30 ग्राम बनेगा। अगर 10 ग्राम कार्बन और 20 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, तो निश्चित ही कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 30 ग्राम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 30 ग्राम होगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं कि जितना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतना ही द्रव्यमान किसका होता है? उत्पाद का होता है। द्रव्यमान को न तो आप नष्ट कर सकते हैं, न ही द्रव्यमान को निर्मित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का अर्थ है कि द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा तरह से रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यही नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है, जिसका प्रतिपादन केमिस्ट्री के पिता लेबाइजियर ने की। क्लियर हो गया? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। क्लियर हो गया? पहली बात समझ गए? पहला नियम में कोई दिक्कत? रासायनिक संयोग का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और निश्चित अनुपात का नियम वैज्ञानिक प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबाइजियर ने और निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। अब निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि एक रासायनिक तत्व, नियम के आगे एक छूट गया है, लिख दीजिए। एक रासायनिक यौगिक, निश्चित अनुपात के नियम देख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत रासायनिक यौगिक से हुआ है ना, तो एक लिख लीजिए आगे में, वाक्य ज्यादा सही होगा। लिख लिए, एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, चाहे उसे किसी भी तरह से बना ले। एवं रासायनिक यौगिक में जो समान तत्व हमेशा भाग लेंगे उसका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होगा? निश्चित। पुनः समझिए, क्योंकि लाइन में आपको कोई दिक्कत हो सकता है। रासायनिक संयोग के नियमों को निश्चित अनुपात का नियम जिस तरह से वाक्य में लिखा है, तो वाक्य को पढ़ने में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप समझिए। एक रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं और उनमें तत्व के भार या द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, चाहे उस रासायनिक तत्व को किसी भी विधि से प्राप्त कर ले या किसी भी विधि से बना ले। एग्जाम्पल लेते हैं कि जल आप कहीं से भी ले आइए, ये H2O किसका फॉर्मूला है? जल का। H2O किसका फॉर्मूला है? जल का। तो जल को आप कहीं से भी ले आइए, किसी भी तरह से बना लीजिए,
उसमें हमेशा समान तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा। ये नहीं कि ये पाकिस्तान वाला जल है और इसमें देखो सोडियम क्लोराइड है, ऐसा हो सकता है? आप जहां से भी जल लाइएगा उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। आप अमेरिका से जल लाइए, पाकिस्तान से जल लाइए, हिमालय से लाइए, समुद्र से लाइए, जहां से भी जल लाइए, हमेशा उस जल में समान तत्व ही रहेंगे, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे और कोई तत्व नहीं हो सकता है जल में। और तो और इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान का अनुपात कितना होगा, तो थोड़ा आप समझिए कि हाइड्रोजन का वजन 1 एमयू होता है और ऑक्सीजन का वजन 16 एमयू होता है। द्रव्यमान का अनुपात निकालना यहां थोड़ा जरूरी है। तो आप समझिए कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 एमयू होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 एमयू होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 एमयू होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 एमयू होता है। तो इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकालिए तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2, 2 और 16 यानी 1:8। अब आप जल को कहीं से भी लाइए उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8 ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जल लाए हैं और इसमें और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:7 है? क्या ऐसा संभव है? संभव है ही नहीं। आप जल को किसी भी तरह से बना लीजिए, कहीं से भी ले आइए, उसमें हमेशा समान तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा और उसके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। यही क्या कहलाता है, निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। यही क्या कहलाता है, चलिए करा कि एक्टर का वाटर इतना महंगा क्यों होता है सर? अब वो तो एक्टर ये बताएगा। दीपेन इसको ऊपर करूं जी, क्या हुआ, नहीं हुआ है? कल तो हवा लग रहा था ऊपर आके, कुछ गड़बड़ है ना? कल पूरा, अभी तो यहीं तक हवा है। ऊपर करिए ना एक बार। ओ गर्मी ज्यादा ना, चलिए ध्यान दीजिए। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। तो निश्चित अनुपात के नियम को समझे कि नहीं समझे? निश्चित अनुपात का नियम सीधा कहता है, सीधा एक लाइन में, कि एक यौगिक में उपस्थित तत्व के भार का अनुपात हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। एक यौगिक में उपस्थित तत्व का भार का अनुपात हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। आप जल को किसी भी स्रोत से ले आइए, किसी भी तरह बना लीजिए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड का ही एग्जाम्पल लीजिए। कार्बन का वजन 12 एमयू होता है। क्या होता है, कार्बन का वजन कितना होता है, 12 एमयू होता है। कितना होता है, 12 एमयू होता है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड में निकालिए तो अनुपात 12:16 दूनी 32, 4 तिया 32, 4 8 सॉरी 4 तिया 12, 4 8 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना निकल गया। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी तरह से बनाइए, कहीं से भी लाइए, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लाए हैं और उसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:9 निकल गया? ऐसा संभव है? तो निश्चित अनुपात का नियम, प्राउस्ट का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यह कहता है कि एक यौगिक में उपस्थित तत्व, एक यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, एक यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई बदलाव। क्लियर हो गया, बात समझ गए? द्रव्यमान संरक्षण नियम समझे, निश्चित अनुपात का नियम समझे। अब तीसरा नियम पर आइए। तीसरा, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जैसे जैसे नियम बता रहे हैं वैसे वैसे ही इसका समय काल है। यानी रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन हुआ, उसके बाद निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन हुआ, और उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसका प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया था। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो प्रतिपादन है वो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। अब यह गुणित अनुपात का नियम क्या है, तो थोड़ा दिमाग से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि अन्य दोनों नियम जो आप पढ़े हैं उसके तुलना में इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी आप समझिए, एक बात तो आप समझ ही गए ना कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन को हम एक विशेष कार्य से और आगे जानेंगे। यह उनके द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य था। बड़ा और विस्तृत कार्य जॉन डाल्टन का हम आगे एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो जॉन डाल्टन का जो गुणित अनुपात का नियम है, वह नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए दो तत्व हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिल करके अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है ना। तो गुणित अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे यहां पर कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया है। अब इन दो तत्वों में जो बना है, दो यौगिक जो बना है दो तत्वों के द्वारा, इनमें आप अनुपात निकालिए। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो 12 कार्बन है, अब 32 ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन, इतनी बात तो समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 दूनी। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ऑक्सीजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहिए कि जब गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का समान भार, एक तत्व का समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करते हैं, जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करते हैं, उसका अनुपात सरल अनुपात होता है। उसका अनुपात क्या होता है? सरल अनुपात होता है। जैसे ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 32:16। ये कितना आ गया? ये 2:1 आ गया। एक सिंपल रेशियो है, एक सरल अनुपात। गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का जब निर्माण करते हैं, तो उसमें एक तत्व का समान भार, एक तत्व के कार्बन भी 12 ग्राम, कार्बन 12 है कि नहीं? तो एक तत्व का समान भार है ना, तो
तो जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसमें एक तत्व का समान भार जो भिन्न तत्व, यानी भिन्न तत्व कौन है, जो भिन्न तत्व के अलग अलग भारों से अभिक्रिया करते हैं, उसका अनुपात सरल अनुपात होता है। उसका अनुपात क्या होता है, यानी कि जिन तत्व के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करता है समान भार वाला तत्व, उस भिन्न भिन्न भार वाले तत्व का अनुपात सरल होता है, कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऑक्सीजन का अनुपात कभी भी आपको 2.5:1 इस तरह का अनुपात आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा सीधा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अब गुणित को समझे कि नहीं समझे? हैं? जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के समान भार एक तत्व के समान भार जो भिन्न तत्व के अलग अलग भारों से रिएक्शन करते हैं, जो भिन्न तत्व के अलग अलग भारों से रिएक्शन करते हैं, इसका अनुपात हमेशा सिंपल होगा। जैसे 2:1, 1:2, 3:3, 3:4, इस तरह का सरल अनुपात होगा। ये कभी भी पूर्णांक में आपको नहीं मिलेगा, ये कभी भी आपको पूर्णांक में नहीं मिलेगा। क्लियर है? बात समझ गए? ठीक उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं। अब थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि सल्फर का वजन 32 mU होता है। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए 32 ग्राम सल्फर जो है ऑक्सीजन के 16 दूनी 32 से अभिक्रिया किया है और सल्फर जो है 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन के 16 48 से अभिक्रिया किया कि नहीं? तो अब गुणित अनुपात का नियम कहता है कि एक तत्व के समान भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करता है उसका अनुपात हमेशा क्या होगा? सरल अनुपात होगा। अब 32:48 निकालिए, 16 दूनी 32, 16 48, 2:3 एक सरल अनुपात है। पूर्णांक में निकला नहीं निकला। क्लियर है? समझ गए ना? एक तत्व के समान भार जो दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करते हैं, वो भिन्न भिन्न भार जो है वह सरल अनुपात में होगा। वो पूर्णांक में वाला अनुपात आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यही है जॉन डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। यही है जॉन डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत? गुणित अनुपात का नियम समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए रासायनिक संयोग के चौथे और अंतिम अनुपात को समझते हैं। चलिए, एक है आजम रशीद, त्रिवेणीगंज, सुपौल से। क्या बात है, ये तो अपना इलाका है जी। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन व्युत्क्रम अनुपात का नियम। सबसे हार्ड नियम यही है, लेकिन वैज्ञानिक जब बना दिया तो हम याद भी नहीं कर सकते हैं। उतना भी तो हार्ड नहीं होगा क्या? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, अंतिम नियम है रासायनिक संयोग के। और इस नियम का प्रतिपादन रीचर ने किया था। रीचर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन का प्रतिपादन किसने किया था?
रीचर ने किया था, रीचर ने। अब यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जब दो तत्व के समान भार, जब दो तत्व के समान भार, जब दो तत्व के अलग अलग भार किसी भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं, तो वो परस्पर जब अभिक्रिया करती हैं तब वह वही अनुपात में रहते हैं या उसके मल्टीपल वाले अनुपात में रहते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे होंगे, कोई नहीं समझे होंगे, इसलिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको समझिए। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाया और कार्बन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके मेथेन बनाया। क्लियर? ये बात समझ गए? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से अभिक्रिया कर रहे हैं। तो दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से जिस अनुपात में अभिक्रिया करेंगे वही अनुपात रहेगा उस यौगिक में जो ये आपस में अभिक्रिया करके बनाएंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया। अब कार्बन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके, कार्बन भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से अभिक्रिया कर रहे हैं। तो दो अलग अलग तत्व जब एक ही तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं तो वो तत्व जो आपस में रिएक्शन करके जो यौगिक बनाएगा उस यौगिक में उसका अनुपात यही रहेगा जो अनुपात यहां पर है। अब आप समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 12:32, 4 तिया 4 अठे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:16, 1:8। कार्बन 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्लियर? अब आइए मेथेन में कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 तिया 3:। तो कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 3:। कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 3:। बात को समझ रहे ना? कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाया। कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:8, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:। तो कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात जो ऑक्सीजन के साथ है वही आपस में अभिक्रिया करने पर उनके आपस में है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का 3:1 निकल रहा है, यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना आया है? तो जब दो तत्व के भिन्न भिन्न बार किसी भिन्न तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं तो आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप या तो वह वही अनुपात में रहते हैं या उसके गुणन में रहते हैं, उसके मल्टीपल में रहते हैं। कोई 3 अनुपात नहीं होगा तो ये 6:2 होगा या 12:4 होगा, मल्टीपल में ही रहेगा। क्लियर है? बात समझ गए? व्युत्क्रम अनुपात का नियम समझिए। अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम नहीं भी समझे तो थोड़ा बहुत आप समझ ही गएंगे, लेकिन ये याद रखना व्युत्क्रम अनुपात का नियम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अन्य नियमों की अपेक्षा। और आप पहली बार 11th क्लास में इस नियमों के बारे में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे
तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि यह अनुपात का नियम किसने दिया? रीचर ने दिया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? रीचर ने दिया। किसने दिया? रीचर। क्लियर हुआ? तो रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम है? 4 नियम है। द्रव्यमान संरक्षण नियम, निश्चित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का। द्रव्यमान संरक्षण नियम लेबाइजियर ने, निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने, और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने? रीचर ने। कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? तो रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम है? 4। अब ये भिन्न भिन्न समय काल में जो रासायनिक संयोग के नियम बने, इन नियमों का सत्यापन नहीं कर पाए वो वैज्ञानिक। यानी रीचर ने यह नियम दिया, इस नियमों को प्रयोग के द्वारा साबित भी कर दिया, लेकिन वह इस नियम को सत्यापित नहीं कर पाए। अर्थात रीचर यह नहीं बताए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेबाइजियर ने द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किया, लेकिन यह नियम किस तरह से फॉलो हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं उसको सत्यापित वो नहीं कर। यानी कि रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन जिन वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, वो उन्हें सत्यापित करने में असफल रहे। आगे चलकर इन नियमों की व्याख्या तब हो पाई जब पता चला कि पदार्थ सूक्ष्म कण अर्थात परमाणुओं के बने होते। यानी कि जितने भी रासायनिक संयोग के नियम हैं, वो सारे नियम अंततः यही साबित करते हैं कि पदार्थ किसके बने हैं? सूक्ष्म कण के बने हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। रासायनिक संयोग के जितने भी नियम हैं, उनसे अंततः यही साबित होता है, उससे अंततः यही साबित होता है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कण यानी परमाणुओं के बने हुए हैं। और परमाणु के संदर्भ में बताने वाला जो पहला सिद्धांत था वो था जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन थे। कौन थे? जॉन डाल्टन थे। परमाणु के बारे में बताने वाले सबसे, ठीक से बैठो जी, काहे हाथ इधर है टांग इधर है, ठीक से बैठो। तो जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम जो है परमाणु के बारे में बताया सबसे पहले। और परमाणु के बारे में बताने के लिए जॉन डाल्टन ने बाकायदा एक थ्योरी दिया, जिसे हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के रूप में जानते हैं। तो रासायनिक संयोग की व्याख्या करते करते ही जॉन डाल्टन ने यह पता लगाया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, और उन सूक्ष्म कण का नाम जॉन डाल्टन ने क्या रखा? परमाणु रखा। तो आइए समझते हैं डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अल्लाह नहीं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आया? डेट भी दिया हुआ है, 1808 में आया। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वह 2 कारणों से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 कारणों से।
पहला कारण है कि रासायनिक संयोग के जितने भी नियम है, और कुल कितने, 4, रासायनिक संयोग के जितने भी नियम है, उस नियमों की सफलतम व्याख्या या उस नियमों का सत्यापन तब हो पाया जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया। यानी कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी रासायनिक संयोग के सभी नियमों की व्याख्या करने का सफलतम कार्य किया। एक महत्व इसके कारण से है। दूसरा कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी भी किस एटॉमिक थ्योरी से हमें प्राप्त हुआ? जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से प्राप्त हुआ। तो पहला एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने ही पेश किया, और इन थ्योरी का महत्व 2 कारणों से बहुत ज्यादा है। पहला कि रासायनिक संयोग के नियमों की सफलतम व्याख्या करने वाला पहला थ्योरी कौन थ्योरी था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से बने होते हैं, इसकी जानकारी देने वाला भी पहला थ्योरी कौन था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 2 कारणों से इसका बहुत महत्व है। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की कौन कौन सी बातें प्रमुख थी, तो आइए प्रमुख बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया। पहला बात बताया कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से बने होते हैं, और परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में पहली बात यही थी कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से बने हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से बने हुए हैं, और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक निर्जीव पदार्थ को आप विभाजित करने लगे, विभाजित करने लगे, विभाजित करने लगे, विभाजित करने लगे, अंततः जब आप परमाणु पर पहुंचेगा तो और विभाजन उसका संभव नहीं है। यह हम नहीं करे, डाल्टन साहब का कर गए। परमाणु अविभाज्य है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु है, परमाणु से सूक्ष्म कुछ भी नहीं होते हैं। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ये पहली बात डाल्टन का। दूसरी बात थी डाल्टन का कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु का निर्माण होता है और न ही एक भी परमाणु नष्ट होता है। बात को समझे कि नहीं समझे? रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या नए परमाणु का निर्माण होता है? नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या कोई परमाणु नष्ट हो जाते हैं? नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेगा वो रहेगा ही रहेगा। कोई नया परमाणु नहीं बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में। न ही एक भी परमाणु नष्ट होगा, न ही एक भी परमाणु नष्ट होगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कोई नया परमाणु बना? इधर भी कार्बन के परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है, इधर भी कार्बन के परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु। इधर भी परमाणु की संख्या 213, इधर भी परमाणु की संख्या 213। और जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता तो हम बराबर कर देते। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम इसे संतुलित कर दिए हैं। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। क्यों संतुलित करते हैं? ताकि परमाणु संरक्षण के सिद्धांत लागू हो सके। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट होता नहीं और ना ही नए परमाणु बनते हैं। अब संतुलित नहीं करिएगा तो लगेगा कि कुछ परमाणु नष्ट हो गए, जबकि ऐसा होता ही नहीं है।
तो पहली और परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो नए बनते हैं, ना ही एक भी परमाणु नष्ट होते हैं। इसे किस नियम के नाम से हम जानते हैं? परमाणु संरक्षण के नियम से जानते, परमाणु संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो नए परमाणु बनते हैं और ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है, ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पहली बात कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से बने हैं और वह परमाणु डाल्टन के अनुसार क्या है? अविभाज्य। वो परमाणु डाल्टन के अनुसार क्या है? अविभाज्य है। और दूसरी बात कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो कोई नया परमाणु बनते हैं और ना ही कोई नया परमाणु का निर्माण होता है। बस होता क्या है? तो परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं, यही होता है। दूसरी बात समझ गए डाल्टन का? डाल्टन के बात समझने में दिक्कत नहीं होगा। डाल्टन भी हमारे तरह पढ़ाते थे स्कूल में। तीसरी बात जॉन डाल्टन शिक्षक ही थे, अब बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। 11 साल की अवस्था में शिक्षक बन गए। जिस स्कूल में 11 साल में वो शिक्षक बने, 6 साल में उसी में प्रिंसिपल बने। और उसके बाद पता चला कि नहीं, हमको तो प्रोफेसर बनना है। स्कूल से चले गए कॉलेज, कॉलेज में जाकर पढ़ने लगे, वहां प्रोफेसर बने, अंत में वैज्ञानिक बने। और देख ही रहे आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब तक केमिस्ट्री का अस्तित्व रहेगा तब तक जॉन डाल्टन की जय जयकार होगी। बहुत आए बहुत गए, जॉन डाल्टन खुट्टा गाले है, क्योंकि इससे कोई मिटा नहीं सकता। रासायनिक संयोग का नियम देख के सब वैज्ञानिक इधर उधर हो गए। जब सब नियम सत्यापित नहीं हो रहे थे तब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी देकर के सभी रासायनिक संयोग के नियम को सत्यापित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जॉन डाल्टन का केमिस्ट्री में क्या महत्व है। तीसरी बात जॉन डाल्टन का था कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कोई कि सोडियम, और सोडियम का 1,00,000 परमाणु आपको दे दिया। सोडियम का 1,00,000 परमाणु आपके पास है, तो सारे के सारे परमाणु का आकार एक समान होगा, वजन एक समान होगा, रासायनिक गुण एक समान होंगे, भौतिक गुण एक समान होंगे, यानी कुछ भी भिन्न नहीं होंगे। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। एक तत्व के हर परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि सोडियम का परमाणु सोनू वाला जो है वो ज्यादा भारी है, मोनू वाला जो है कम भारी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात को समझे कि नहीं? क्या बोले? मान लीजिए सोनू है, मोनू है, दोनों के पास सोडियम का परमाणु है। कहेगा सोनू वाला ज्यादा भारी है, मोनू वाला कम भारी, कैसे संभव है? नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। ये हम नहीं करे, ये जॉन डाल्टन बता कर गए। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए, एक बड़ी प्रॉब्लम है सबका कि याद नहीं होता है। अब लगता है सबके बदले हम ही को याद करना पड़ेगा। अब याद नहीं होता, हम क्या करें? आप भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट। हम तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए नहीं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ज्ञान है और आपको बताते चले। याद नहीं होता है तो कुछ कुछ अपनों से सोचिए। बहुत चीज हमको भी याद नहीं होता, लेकिन करते हैं याद। क्यों? तो बैठकर पढ़ते हैं तब याद होता है। याद नहीं होने का कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता है। याद कैसे होगा? मैट्रिक पास किए गए, इंटर पास कर गए, बिना यादे खेले आप?
ग्रेजुएशन में भर भर कॉपी लिखे बिना यादें खेले। चोरी चल, फिर भी कुछ तो याद करना पड़ता है, हाँ? याद होगा सबको, बस बैठकर पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है, पढ़ने के अलावे कुछ नहीं करना। हम आपको बताए इस उम्र में आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के अलावे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बाकी उम्र आपकी बड़ी बेहतरीन निकलेगा। ठीक है, तो बस इस उम्र में सिर्फ बैठकर पढ़िए। याद कैसे न होगा? तो याद उसको नहीं होता जिसको पढ़ने के अलावा दूसरा कोई टेंशन है। ठीक है, उसको कैसे याद होगा? तो पढ़ने के अलावे दूसरा कोई टेंशन नहीं लेते हैं, तब नहीं याद होता है, ये समस्या है। लेकिन आपको पढ़ाई के अलावे और भी कोई काम है। देखिए, जीवन संबंधी काम बहुत है। खाना बनाना है, नहाना है, कपड़ा पहनना है, कपड़ा खींचना है। उस काम को हम जीवन प्रक्रिया से हम जोड़ रहे हैं, उस काम वो नहीं करें कि वो भी काम नहीं करिए। एक बार क्लास में बोल रहे थे कि पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करिए। सर खाएंगे नहाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत विद्यार्थी को देखिएगा, 10 दिन पढ़ेगा, 5 दिन बोरिंग रोड में इलाज करा रहा है किसी का। ठीक है, आज बहुत इलाजों के चक्कर में बहुत डूब गया पटना में। एक दिन फूफा का ऑपरेशन है, एक दिन मौसी का ऑपरेशन है। हल्ला मत करिए। और इलाज में सारा समय उसका व्यतीत हो गया है। उसको डॉक्टर के बारे में पूरा नॉलेज हो गया है। अब वो फोन करके गांव में बता, हार्ट खराब है, चल जाइए उस डॉक्टर के पास। इस तरह के स्टूडेंट है, पढ़ाई का मालूम नहीं है, कोना कोना में डॉक्टर को नहीं मालूम है उसको। अब पढ़ने वाला को कोचिंग घर के बाद गांधी मैदान ही देखल रहता है, बाकी स्टेशन से चढ़ कर गांव जाता है, इसलिए वो पता रहता है। और नहीं पढ़ने वाले को गली गली मालूम है। तो आप पढ़ने के अलावा कोई भी और काम करिएगा, निश्चित तौर पर याद करने में दिक्कत होगा आपको। चाहे ऑनलाइन वाले घर पर बैठकर पढ़ रहा हो, चाहे आप लोग हो। तो पहली बात थी जॉन डाल्टन का कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणुओं के बने हैं। तो जो परमाणु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई नए परमाणु बनते हैं, ना ही पुराने, ना ही कोई परमाणु का नष्ट होता है। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? चौथी बात जो डाल्टन की थी, चौथी बात जो डाल्टन की थी कि वो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से अलग होते हैं। आप एक तरफ ले लीजिए पोटेशियम का परमाणु और दूसरी तरफ ले लीजिए लिथियम का परमाणु। क्या पोटेशियम और लिथियम के परमाणु का आकार समान होगा? नहीं। क्या पोटेशियम और लिथियम के परमाणु के रासायनिक व्यवहार समान होंगे? क्या लिथियम और पोटेशियम के परमाणु का द्रव्यमान समान होगा? तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? अलग होते हैं। उनका द्रव्यमान एक दूसरे से अलग होता है, उसका आकार एक दूसरे से अलग होता है, उसके रासायनिक व्यवहार एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि कोई भी गुण मिल ही नहीं सकते दो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के। पांचवी बात जॉन डाल्टन ने वही बोले हैं जो पहले हम आपको बताए हैं। मतलब जॉन डाल्टन पहले बता दिए हैं, यानी कि हम बताए तब जॉन डाल्टन बताए। पहले आपको बताए थे ना कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यौगिक का जो निर्माण होता है, तो यौगिक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तत्व के द्वारा होता है। और यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लिए हैं, वास्तव में कौन भाग लिए है? तत्व के परमाणु भाग लिए। तो पांचवी बात डाल्टन ने यही बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु आपस में भाग लेकर यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं।
ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं, जॉन डाल्टन ने ही बताई थी यह बात कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु ही भाग लेकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व के परमाणु ही आपस में भाग लेकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। छठी बात कर रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके केवल एक यौगिक नहीं बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक का वो निर्माण कर सकता है। यानी कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके केवल सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते। हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करके केवल जल नहीं बल्कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी निर्माण कर सकते। तो एक तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके केवल एक ही यौगिक नहीं बनाते हैं, बल्कि एक तत्व दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से अभिक्रिया करके एक से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर बात समझ गए? तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में तो बहुत सारे बात थी, लेकिन 6 ही बात प्रमुख थी जो आपको हम बता दिए। और लगता है 6 बात आपको याद हो गया कि पहले की सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं, और डाल्टन के अनुसार परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है? अविभाज्य। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ना तो कोई परमाणु नष्ट होते हैं, ना ही कोई परमाणु का निर्माण होता है। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। एक तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके केवल एक यौगिक नहीं बल्कि एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कई बातें थी जिनमें 6 प्रमुख बातें थी, और हमको लगता है 6 प्रमुख बातों को आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों? लेकिन आगे चलकर डाल्टन के थ्योरी में कई सारी कमियां आ गई, अर्थात डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में जो बातें बताई वो आगे चलकर उसमें कुछ बातें क्या हो गया? गलत साबित हो गया। अब आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि गलती चीज पढ़ रहे थे, कुछ बात गलत हो गया। हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे, लेकिन आगे चलकर डाल्टन ने जो बात बताए उसमें कुछ बात गलत साबित हो गया, उसमें कुछ कमियां आ गई। कौन कौन बात गलत साबित हुआ? सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु को डाल्टन ने क्या बताया? अविभाज्य है। इस बात में डाल्टन धरा गया, मतलब गलत साबित हो गए। रदरफोर्ड नील्स बोर के बारे में जानते हैं ना? रदरफोर्ड नील्स बोर तो परमाणु के भीतर में घुस करके सारा परमाणु को विभाजित ही नहीं किया, तोड़ ताड़ के सब कुछ निकाल डाला। यानी कि रदरफोर्ड और नील्स बोर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि रदरफोर्ड और नील्स बोर ने मिलकर के आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो गए। तो डाल्टन की जो पहली बात थी कि परमाणु अविभाज्य है, वो आगे चलकर विभाजित हो गया। एक कमियां यहां नजर आ गई, परमाणु विभाज्य हो गया। और सबसे पहले जे थॉमसन ने विभाजित किया, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। उसके बाद रदरफोर्ड उस पर इतना अल्फा कण मारा परमाणु पर कि दिखा दिया कि अंदर में तो नाभिक है,
तो परमाणु जो अविभाज्य कहा था डाल्टन ने, वो बात गलत साबित हो गई। वर्तमान में यह साबित हो चुका है कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। एक कमियां ये कर लिखिएगा नहीं, एक जमाना था पटना में, पहले आता था मास्टर, चलिए लिखिए, हेडिंग मारिए परमाणु, हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिए जल्दी लिखिए, लिखा के निकल गया। लिखने वाला काम रहता था, किताबें नहीं बता देते आपको, तो लिखा है, नोट में लिखा हुआ सारा बात लिखा हुआ है, इतना बात लिखा हुआ कि उतना पढ़ के आप टॉप कर सकते क्या। अब क्या लिखा है, समझाने वाली बात है ना, अब क्वेश्चन रटवाने वाली बात है। तो लगता है कोई और संबंध में लिखा है। बहुत बोलता ऑनलाइन वाले पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते, आप देखिएगा कैसी का हम ध्यान दे रहे हैं। हल्ला हल्ला है, देख रहे हैं, चलिए हे, इस तरह किलकारी नहीं मारा कीजिए, ये गलत बात है ना। अच्छी बात है, आप ही बताएं, आप ग्रेजुएट है, आप समाज में ही रहे हैं, और ध्यान दीजिए, सबसे हम लोगों का उम्र ऐसा है कि इसी से समाज की परिभाषा तय होती है। जानते हैं कि नहीं जानते? एक गांव में बहुत एजेड आदमी गांजा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 4 को छोरा अगर रोड पर गांजा पी लिया तो दूसर गांव वाला जब गुजरता है ना, पूरा गांव गांजा पीता है, पूरा गांव। क्यों? तो युवा था, युवा से ही परिभाषित होता है सब कुछ, और युवा ही पीते धरा गया। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? जबकि हर गांव में गांजा पीने वाला का परसेंटेज 10% होगा, ज्यादा से ज्यादा परसेंट जनसंख्या के अनुपात में उससे ज्यादा होगा। लेकिन 8-10 युवा जो है वो पीता है और पूरा गांव को बदनाम किए हुए, पूरा गांव गांजे के नशा में टूल रहता है। इस तरह का अफवाह उड़ा हुआ रहता है ना। तो ध्यान दीजिए कि हमारी उम्र ऐसी है कि इसी से समाज परिभाषित होता है, और हम ही गलत फलत करेंगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए हल्ला निकली, बातों को समझिए, ठीक है ना, और बातों को समझिए। हल्ला कर देते हैं, आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता होगा, भूल जाता होगा कि समझना भी है दिमाग को। हल्ला मत करिए। तो पहला बात जो गलत साबित हुआ देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जॉन डाल्टन का यह गलत साबित हुआ कि जॉन डाल्टन ने बोले थे कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन आप देखिए, एक होता है कार्बन 12, एक कार्बन, इस कार्बन के परमाणु का वजन 12 mu और इस कार्बन के परमाणु के वजन 14 mu। ये दोनों समस्थानिक है। समस्थानिक नहीं जानते तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझिए कि यहां एक ही परमाणु है ना, ये कार्बन है ये भी, लेकिन इस कार्बन के परमाणु का वजन कितना है? इस कार्बन के परमाणु का वजन 14 mu है। ये दोनों समस्थानिक परमाणु है कार्बन के। तो जॉन डाल्टन यहां पर भी गलत साबित हुए ना। जॉन डाल्टन बोले थे कि एक तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए द्रव्यमान, एक ही परमाणु का द्रव्यमान असमान हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे ही समस्थानिकों का खोज हुई तो एक कमियां और नजर आ गई डाल्टन में। डाल्टन ने तीसरी बात बताई थी कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। लेकिन आपके पास हम एग्जांपल निकाले कि पोटेशियम के परमाणु का वजन 40 mu होता है, कैल्शियम के परमाणु का वजन भी 40 mu होता है, ऑर्गन के परमाणु का वजन भी 40 mu होता है। यानी कि अलग अलग परमाणु है कि नहीं है, लेकिन सबके परमाणु का वजन क्या होता है?
इसे हम संभारिक परमाणु कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। जॉन डाल्टन गलत साबित हुए कि नहीं? जॉन डाल्टन बोले थे कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु है, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, इनके परमाणु द्रव्यमान क्या है। क्लियर हो गया, बात समझ गए? तो मुख्य रूप से डाल्टन में 3 ही गलतियां थी। एक और है कि डाल्टन का नियम अपरूपता का प्रदर्शन या अपरूपता को साबित नहीं कर पाता। अब अपरूपता को साबित नहीं कर पाता, इस अपरूपता को पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब वहां पर क्लियर हो जाएगा कि डाल्टन का नियम अपरूपता को कैसे साबित नहीं करता है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी और आगे चलकर उनमें जो कमियां निकली उस बात को समझ गए। अब परमाणु क्या है, अणु क्या है, वो तो आप समझ ही चुके हैं। अब आइए परमाणु को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, और विस्तार की बात अगले क्लास से होगी। फिर हल्ला नहीं, आराम से निकलना है। चलिए, कुंदन कुशवाहा बेगूसराय, जिसके पास पुराने वाले नोट है वो कृपया नए ले लेंगे। अब नया आ गया है तो आप ही के लिए फायदा होगा। जरूर कुछ आर्थिक हानियां हो सकती है आपको। सुजाता कुमारी, राहुल, शशि, रोशन, आशुतोष गुप्ता, अभिषेक कुमार, चंदन कुमार, श्री और दीपक पटेल, आशीष आनंद, लगभग हमको पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और निश्चित ही चैप्टर के प्रश्न उनसे बन रहे होंगे। हालांकि लास्ट में हम चैप्टर के सारे प्रश्न को करवा ही रहे हैं। 3-4 का पीडीएफ सोमवार को आ जाएगा। एक बार में पूरा नोट तो मिलेगा, लेकिन पुराना वाला मिलेगा, तो पुराना वाला लेना नहीं है, थोड़ा तो इंतजार करिएगा। अमन कुमार, अमृता कुमारी, आशीष आनंद, जीतू यादव, सुदर्शन, एक के दिलकुश कुमार, चंदन कुमार, कहाँ मिलेगा? पटना में तो मिल ही जाएगा। सुमन आरब, नीतीश कुमार, मंजू गुप्ता, अनिल कुमार, श्याम सुंदर कुमार, सुमन आरब, अभिषेक कुमार। 15 क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड। और धीरे धीरे क्लास होते जाएगा। ज्योति मेहता, ठीक है दोस्तों, सभी ऑनलाइन वाले जुड़ने। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का 1:8 होगा, 1:8 कर लीजिए। नहीं, 2:1 होगा, 2:1 होगा। ये परमाणु का अनुपात है, परमाणु का अनुपात। जैसे हाइड्रोजन H2 वो है ना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ये 2:1 होगा। यहाँ पर जो है ना 2:1। हाँ, 16:32।
प्रिंस कुमार, ठीक है, ठीक पढ़ रहे हैं मस्ती से। मनु राजपूत, अनिल कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।